मेरा बचपन का दोस्त और मैं मिलकर लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। हम 5 मिलियन युआन जीत जाते हैं, लेकिन ड्रॉ वाली रात मेरा दोस्त सिर्फ 4 युआन मेरे तरफ फेंक देता है। मैं जमीन पर पड़े उन कॉइन्स को देखता हूँ, बिना कुछ बोले उन्हें उठाकर पॉकेट में रख लेता हूँ। उसे लगता है मैं बेवकूफ हूँ। उसे लगता है मैं रोते हुए उससे बड़ा हिस्सा मांगूंगा। उसे लगता है मैं हमेशा उसका गरीब साइड किक बनकर रहूंगा, उसके लिए ब्लेम लेता रहूंगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होता कि जब मैंने टिकट्स के पैसे दिए थे तब मैंने चुपके से सेम नंबर्स के 50 और टिकट्स खरीद लिए थे और मैं 200 मिलियन जीत गया। 3 मिनट पहले इसी लॉटरी कियोस्क पर मार्कस एक कोने में पेन और फटे हुए न्यूज़पेपर के साथ बैठा था। 3 घंटे तक नंबर्स कैलकुलेट करता रहा। जब पेमेंट का टाइम आया तो उसने कहा उसका वीचैट लिमिट हिट कर चुका है और मुझे क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करने को बोला। मैं हंसता हुआ बोला, अगर जीत गए तो 50-50 स्प्लिट करेंगे। उसने कहा, ऑब्वियसली, अच्छे भाई हमेशा फॉर्च्यून शेयर करते हैं। अब ड्रॉ होता है। 6 रेड बॉल्स और एक ब्लू बॉल टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स से बिल्कुल मैच करते हैं। हम 5 मिलियन युआन का जैकपॉट जीत जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि उस 5 मिलियन में से मुझे सिर्फ 4 युआन मिलेंगे, जबकि वो 4,99,996 युआन खुद रखेगा। ये है उसके हिसाब से फॉर्च्यून शेयर करना। मैं मुस्कुराते हुए काउंटर के पास जाता हूँ और फ्लोर पर पड़े 4 कॉइन्स एक एक करके उठा लेता हूँ। शायद मार्कस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। रायन, ज्यादा आइडियाज मत लाना, ये लक वेरी है। इसके पीछे जो दिमाग था वो भी मेरा ही था। इतने पैसे मिल गए तो तुझे संभालना भी नहीं आएगा। ये 4 युआन ले, एक सोडा खरीद लेना और इसे लेसन समझना। ये सपना देखना बंद कर दे कि आसमान से फ्री में पाए गिरते हैं। उसका टोन ऐसा है जैसे चैरिटी बांट रहा हो। सिर्फ मेरा आधा हिस्सा ही नहीं खा गया, ऊपर से मॉरल हाई ग्राउंड पर चढ़कर मुझे नीचा भी दिखाने लगा। मैं उसकी तरफ दोबारा देखता भी नहीं, मुड़कर लॉटरी कियोस्क से बाहर निकल जाता हूँ। मैं ना आर्ग्यू करता हूँ ना सीन क्रिएट करता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा दिल बहुत बड़ा है और बिल्कुल भी इसलिए नहीं कि मैं वीक हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि सेल्स क्लोज होने से सिर्फ आखिरी 30 सेकंड पहले जब मार्कस भीड़ को धक्का देकर लाइव ड्रॉ देखने के लिए आगे जा रहा था, मैंने उन नंबर्स को देखा और अचानक एक बहुत पावरफुल इंस्टिंक्ट फील हुई। मैं काउंटर पर ही रुक गया। मैंने पॉकेट से 100 युआन का नोट निकाला और ग्लास काउंटर पर रख दिया। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि पेमेंट करते वक्त मैंने चुपके से सेम नंबर्स के 50 और टिकट्स खरीद लिए थे और मैं 200 मिलियन जीत गया। इस वक्त वो टिकट मेरे कपड़ों के अंदर स्किन के पास सिले हुए पॉकेट में चुपचाप पड़ा है। मुझे वो हल्की सी टच फील हो रही है। ये 250 मिलियन युआन का वेट है। तभी मेरा फोन बजता है। रायन, रेंट ड्यू हो गया है, या पेमेंट कर या अपना सामान पैक कर। मार्कस और मैं एक ही रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, 40 स्क्वायर मीटर से भी छोटा पुराना सा फ्लैट। हर महीने हम दोनों 800 युआन रेंट देते हैं। मैं मुड़कर लॉटरी कियोस्क के बाहर खड़ा हो जाता हूँ और गंदे ग्लास डोर के थ्रू अंदर खड़े मार्कस को देखता हूँ। उसके आसपास देखने वाले लोग और जेलस लॉटरी प्लेयर्स खड़े हैं। उसे लगता है उसने अपनी किस्मत दोबारा लिख दी। उसे लगता है वो एक नए क्लास में पहुंच गया। अंदर ही अंदर मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। मार्कस, तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ। तुझे लगता है मैं टैक्स के बाद बचे खुचे 100,000 युआन के लिए तुझसे लड़ूंगा, अपनी दोस्ती जला दूंगा या तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगा। आराम से अपने 5 मिलियन खर्च कर। जब सब खत्म हो जाएगा तब तुझे समझ आएगा कि असली दुनिया का डिफरेंस कैसा होता है। मैं उस छोटे घुटन भरे रेंटेड रूम में वापस नहीं जाता। मुझे डर है कि अगर वापस गया और मार्कस का वो मग पेटी चेहरा देख लिया तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाऊंगा। मैं एक बजट होटल में चेक इन कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड रूम, 100 युआन पर नाइट। उस रात उस सख्त मैट्रेस पर लेटे हुए मैं आंखें खुली रखकर सीलिंग को घूरता रहता हूँ। मेरी पॉकेट में रखे टिकट्स ऐसे लगते हैं जैसे लाल टपता हुआ लोहा मेरी चेस्ट पर लग रहा हो। मुझे ये चेक करने की भी जरूरत नहीं समझता कि टैक्स के बाद कितना मिलेगा। मुझे पहले से याद है 20% विंडफॉल टैक्स रेट के हिसाब से 250 मिलियन में से 50 मिलियन टैक्स कटेगा और मेरे पास एग्जैक्टली 200 मिलियन बचेंगे। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी काम करके भी कभी नहीं कमा सकता। अगली सुबह सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले मैं मास्क और बेसबॉल कैप पहनकर सीधा हाई स्पीड रेल स्टेशन के लिए कार पकड़ लेता हूँ। क्योंकि प्राइस सिटी लॉटरी सेंटर की पे आउट लिमिट से ज्यादा है, इसलिए मुझे प्रोविंशियल लॉटरी सेंटर जाना पड़ेगा। रास्ते भर मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करता रहता है। सारे मैसेजेस मार्कस के हैं। इतना पेटी हो, मेरे नेबर और टीम लीडर मुझे एक बड़ी फीस्ट खिला रहे हैं। ओ, और हाँ, उस कचरे वाले रेंटल में रहना खत्म। अंदर मेरा जो भी सामान पड़ा है सब मेरे लिए बाहर फेंक देना। मैं अब अमीर आदमी हूँ, अब किसी डॉग हाउस में नहीं रहने वाला। हर लाइन में एकदम ओवरनाइट रिच बनने का घमंड और मुझे नीचा दिखाने की बेचैनी टपक रही। मैं स्क्रीन को देखता हूँ, बिना रिप्लाई किए सीधा नोटिफिकेशंस म्यूट कर देता हूँ। 2 घंटे बाद मैं प्रोविंशियल लॉटरी सेंटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। मुझे एक एलिगेंट रिसेप्शन रूम में ले जाया जाता है। स्टाफ मेंबर एक डायरेक्टर है, वायर फ्रेम्ड ग्लासेस पहने हुए। इतना रिस्पेक्टफुल है कि थोड़ा अजीब ही लग रहा है। मिस्टर कोल, प्लीज हमें विनिंग टिकट्स और आपकी आईडी दिखाइए। मैं स्किन के पास वाले पॉकेट से बहुत केयरफुली टिकट्स निकालता हूँ और उन्हें दे देता हूँ। डायरेक्टर दोनों हाथों से टिकट्स लेता है और स्कैनर में रख देता है। मशीन से क्लियर बीप की आवाज आती है। स्क्रीन पर नंबर्स की एक लंबी स्ट्रिंग आ जाती है। मिस्टर कोल, आपके सारे 50 टिकट्स जैकपॉट हिट कर गए हैं। टोटल प्राइस 250 मिलियन युआन है। नेट कैश पे आउट 200 मिलियन है। क्या पेपर वर्क
प्रोसीड करें। मेरा इतना काम रहना डायरेक्टर को और भी ज्यादा शॉक कर देता है। शायद उसने बहुत से विनर्स देखे होंगे जो खुशी में रो पड़े या एक्साइटमेंट से बेहोश हो गए, लेकिन 200 मिलियन युआन के सामने बिना पलक झपकाए खड़े रहने वाला इंसान उसने शायद कभी नहीं देखा। ऑफ कोर्स, प्लीज एक मोमेंट वेट कीजिए। प्रोसेस को लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। वेट करते हुए मैं अपना फोन खोलता हूँ। मार्कस ने मेरी सोशल फीड ऑलरेडी भर दी है। पहली पोस्ट में हेवीली ब्लर्ड विनिंग चेक है। कैप्शन, फॉर्चून की बारी, 30 साल इधर 30 साल उधर। हेवन के पास सच में आंखें होती हैं। मेरी रिचेस आखिर आ ही गई। दूसरी पोस्ट में वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सुपरवाइजर की डेस्क पे फेंक रहा है। कैप्शन, स्क्रू द क्लॉक एंड स्क्रू ओवर टाइम। आज से मैं किसी को आंसर नहीं करता। तीसरी पोस्ट में मेरी चुपके से ली हुई फोटो है। उसमें मैं रेंटल की बालकनी में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा हूँ। मेरी बैग थोड़ी शाबी लग रही है। कैप्शन, कुछ लोग पैदा ही गरीब होते हैं, 4 रुपए के लिए इतना फस करते हैं, पूरी जिंदगी इंस्टेंट नूडल्स ही डिजर्व करते हैं। ये पोस्ट उसने जानबूझकर किसी से हाइड नहीं की। मैं उस पोस्ट को देखता हूँ जो वो क्लियरली चाहता है कि सब देखें, ताकि उसकी ग्लोरियस न्यू इमेज और भी ज्यादा शाइन करे। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता। मिस्टर कोल, इतना फनी क्या है? नथिंग, बस एक क्लाउन को डांस करते देख रहा हूँ। मैं पेन उठाता हूँ और पे आउट अग्रीमेंट पर स्ट्रोक बाय स्ट्रोक अपना नाम साइन कर देता हूँ। 10 मिनट बाद मेरा फोन एक बार वाइब्रेट करता है। मैं बैंक बैलेंस में जीरोस की लंबी लाइन देखता हूँ और चुपचाप फोन पॉकेट में रख लेता हूँ। बाहर धूप इतनी तेज है कि आंखें चुंधिया जाती हैं। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। लॉटरी सेंटर से निकलने के बाद मैं उस शैबी छोटे से टाउन में वापस नहीं जाता। प्रोविंशियल कैपिटल के सबसे बिजी सीबीडी में मैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट का लॉन्ग टर्म लीज ले लेता हूँ। एक रात का रेंट 8,800 युआन। कार्ड स्वाइप करते वक्त मेरा हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। मैं गर्म पानी से शावर लेता हूँ और नीचे लग्जरी बुटीक से इम्पल्स में खरीदा हुआ बिस्पोक सूट पहन लेता हूँ। बड़े फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़े होकर नीचे भीड़ से भरे शहर को देखता हूँ। मेरे अंदर से टोटल कंट्रोल का एहसास उठने लगता है। ये है कैपिटल की पावर। अगले एक हफ्ते तक मैं मार्कस से बदला लेने की बिल्कुल जल्दी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि एक शैलो और स्मॉल माइंडेड अपस्टार्ट से डील करने का बेस्ट तरीका है उसे पहले खुद ही फूलने दो। इतना फूलने दो कि वो अपनी एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाए और फिर उसे सीधा अब इसमें लात मार दो। मैं हेड हंटिंग फर्म्स के साथ काम शुरू करता हूँ और हाई पेइंग जॉब लिस्टिंग्स पोस्ट करता हूँ। मेरा स्वीट एक टेम्पररी इंटरव्यू रूम बन जाता है। मैं एक टॉप टियर बिजनेस टीम बिल्ड करना चाहता हूँ ताकि विंडफॉल होल्डिंग्स टीम नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन कर सकूं। और इसी हफ्ते के दौरान मार्कस बिना रुके पैसे उड़ाता रहता है, जैसे वो सिर्फ कुछ दिनों में अपनी सारी गरीबी और सारी तकलीफों को जिंदगी से मिटा देना चाहता हो। हर दिन मेरे फोन पर उसके ब्रैगिंग मैसेजेस आते रहते हैं। ट्यूसडे को वो स्टीयरिंग व्हील की फोटो भेजता है, बीच में गोल्डन शील्ड एम्ब्लेम, एक पॉर्श पैनामेरा। रायन देख रहा है, पेड इन फुल 1.8 मिलियन। ये असली लेदर सीट्स की स्मेल है। शायद तू अपनी पूरी लाइफ में कभी इसकी स्मेल भी ना ले सके। अगर मुझे पता होता तो इतना पैथेटिक है तो उस दिन थोड़ा जेनरस होकर तुझे कुछ 100 रुपीज और फेंक देता। हाँ। थर्सडे को वो अपनी रिस्ट का क्लोजअप भेजता है, एक रोलेक्स सबमरीनर। उसके हाथ में ब्राइट रेड नेल पॉलिश वाली एक लड़की का हाथ था। रोलेक्स सबमरीनर, 1,80,000 युआन। ये लड़की एक माइनर इन्फ्लुएंसर है। पहले तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब रोज मेरे साथ चिपकी रहती है और मुझे बैर बुलाती है। हाँ, पैसे वाकई कमाल की चीज होते हैं। बस अफसोस, इस तरह की फॉर्चून जबरदस्ती नहीं मिलती। इन मैसेजेस को देखकर, जिनमें चीप टेस्ट और नए पैसे की बदबू आ रही थी, मुझे सच में थोड़ा बोरिंग लगने लगा। टैक्स के बाद उसके पास 4 मिलियन बचे थे। 1.8 मिलियन कार पर, 1,80,000 वॉच पर और बाकी उसकी रेकलेस स्पेंडिंग। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसका प्रिंसिपल आधा रह गया था। उसे लगता है वो एक नई क्लास में पहुंच गया है। उसे लगता है वो सबसे ऊपर का आदमी बन गया है। लेकिन असली वेल्दी लोगों की नजर में बिना सब्सटेंस वाला ऐसा अपस्टार्ट जो सिर्फ पैसे उड़ाना जानता हो, सबसे आसान शिकार होता है। मिस्टर कोल, ये बिजनेस एक्विजिशन प्रपोजल है। मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने सिटी के ईस्ट साइड वाली सिन हुई कमर्शियल स्ट्रीट का कंप्लीट एसेट एक्विजिशन इवैल्यूएट कर लिया है। डेवलपर का कैश फ्लो कोलैप्स हो चुका है और वो जल्दी से सेल करना चाहता है। अगर हम पूरी प्रॉपर्टी एक्वायर करें तो पैकेज प्राइस लगभग 80 मिलियन होगी। मैं प्रपोजल खोलता हूँ। मेरी नजर स्टोर फ्रंट्स की फोटोज पर टिक जाती है। ये पूरे शहर की सबसे बिजी, सबसे बसलिंग और हाईएस्ट ट्रैफिक प्राइम लोकेशन है। गुड, प्राइस पर बार्गेन करने की जरूरत नहीं। डेवलपर को बोल दो मैं 90 मिलियन दूंगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि सारा ट्रांसफर पेपर वर्क 3 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अंडरस्टूड मिस्टर कोल, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। और एक स्टोर फ्रंट मेरे लिए खाली रखना। मेरी अप्रूवल के बिना कोई भी रेंट लेने आए उससे लीज मत देना। जी मिस्टर कोल। केविन रूम से बाहर चला जाता है। बड़ा प्रेसिडेंशियल स्वीट फिर से खाली हो जाता है। सिर्फ मैं अकेला रह जाता हूँ। तभी मेरा फोन स्क्रीन लाइट अप होता है। मार्कस का एक और मैसेज, इस बार एक मास इन्विटेशन। हे होम टाउन ब्रदर्स, इस वीकेंड रात 8 बजे मैंने रॉयल इंटरनेशनल होटल में 2 टेबल्स बुक की हैं सेलिब्रेशन के लिए। मैं अपनी न्यू राइड ले आया हूँ ब्रदर्स। सब लोग जरूर आना और अपनी प्रेजेंस से मुझे ऑनर करना। आज रात सब कुछ मेरी तरफ से। उसके तुरंत बाद वो मुझे प्राइवेट मैसेज भी भेजता है। रायन ग्रुप में सबको बोल दिया है, तू भी आजा और थोड़ी गुड फॉर्चून शेयर कर ले। फिक्र मत कर, तुझे बिल में चिप इन नहीं करना पड़ेगा। तुझे इंस्टेंट नूडल्स खाते देखकर हमेशा मेरा दिल टूट जाता था। शर्मा मत, बस इसे एक चांस समझ कि दूसरी तरफ के लोग कैसे जीते हैं। हर एक वर्ड में मेरे सामने शो ऑफ करने और मुझे नीचा दिखाने की बेचैनी भरी हुई थी और वो देखकर घिन आ रही थी। उसे कंपैरिजन की बहुत जरूरत है। मेरे जैसे पुराने रूममेट के बिना वो अपनी ग्रेटनेस कैसे दिखाएगा। मैं फोन की तरफ देखता
हूँ, मेरे होठों पर ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। जब तुझे इतना ही शो करना है तो मैं भी आता हूँ ऑडियंस बनकर, और साथ ही तुझे दिखाऊंगा कि असली दुनिया कैसी होती है। सैटरडे नाइट 8 PM मैं एम्परर्स हॉल प्राइवेट रूम का भारी दरवाजा धक्का देकर खोलता हूँ। बड़े क्रिस्टल शैंडलियर के नीचे 20 लोगों के बैठने लायक एक ह्यूज राउंड टेबल रखा है। उस पर मेरे होम टाउन के वही लोग बैठे हैं जो आमतौर पर फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं। मार्कस बिल्कुल सेंटर में हेड टेबल की सबसे ऑनरेबल सीट पर बैठा है। उसके बिल्कुल पास हैवी मेकअप की हुई एक औरत बैठी है, वही जो उसकी सोशल फीड में थी, मिस्टी गोल्ड डिगर। अरे वाह, जिसका नाम लो वो आ ही जाता है। हमारे सेंट रायन भी आ गए। सब लोग जरा देखो, ये वही बंदा है जिसने 4 रुपए के लिए 2.5 मिलियन क्लेम करने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा गुड ब्रदर है। रायन, ये सूट आज कहाँ से रेंट किया? फिर तो काफी अच्छा हो रहा है। 200 रुपए पर डे होगा ना? पूरा रूम जोर जोर से हंस पड़ता है। ये होम टाउन वाले लोग भी गरीब बैकग्राउंड से ही आए हैं, लेकिन मार्कस के नए पैसे की चमक देखकर बिना एक सेकंड सोचे उसकी साइड ले लेते हैं। रायन, तूने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। बेयर ने वो नंबर्स कैलकुलेट किए थे। तेरा शेयर किस बात का? बिल्कुल, बेयर सिर्फ इस डिनर पर ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स खर्च कर रहा है। जा, उसके नाम का टोस्ट उठा और उससे सॉरी बोल। टोस्ट रहने दो, मैं सिर्फ खाना खाने आया हूँ। मार्कस का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। मेरी काम और बिल्कुल न झुकने वाली एटीट्यूड देखकर वो क्लियरली इरिटेट हो जाता है। अच्छा, थोड़ी हिम्मत आ गई है हाँ? सबसे महंगी डिशेस ले आओ। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, किंग क्रैब, शार्क फिन, एबलॉन, सब ले आओ। हमारे गरीब भाई की भी आंखें खोल देते हैं। कुछ ही देर में सारे डिशेस टेबल पर आ जाते हैं। मार्कस लगातार बकबक करता रहता है, थूक उड़ाते हुए। कभी अपनी पोर्श लेने की स्टोरी, कभी पिछली रात नाइट क्लब में 30,000 रुपए उड़ाने का घमंड। होम टाउन के लोग उसकी बातें सुनते हैं, जलन से उनकी आंखें भर जाती हैं और एक एक करके ग्लास लेकर उसके साथ टोस्ट करने लगते हैं। हर कोई उसे बड़ी चिपचिपी गर्मजोशी से बेयर बुलाता है। कुछ राउंड्स ड्रिंक्स के बाद मार्कस का ईगो अपनी पीक पर पहुंच जाता है। वो मिस्टी की कमर में हाथ डालकर लड़खड़ाते हुए मेरे पास आता है। अच्छा है ना, ये टॉप ग्रेड एबलोनी। जब तू इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था तब इसके बारे में सपने में भी नहीं देख सकता था। ठीक ही है, बस कुकिंग थोड़ी ऑफ है। पिछले कुछ दिनों से इंटरकॉन्टिनेंटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में जो स्पेशलिटी डिशेस खा रहा हूँ, उनके कंपैरिजन में इसका टेस्ट तो बिल्कुल रबर चबाने जैसा लग रहा है। एक्ट करता रहे रायन, एक बात याद रख, पैसे ही एक चीज है जिसकी मुझे अब कोई कमी नहीं। तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से मेरी कार का एक टायर भी नहीं खरीद पाएगा। होम टाउन का रिश्ता देखते हुए तुझे एक रास्ता दिखा देता हूँ। ये पैसे ले, कल से वो बेकार जॉब छोड़ दे और मेरा पर्सनल ड्राइवर बन जा। तुझे हमेशा मेरे पैरों की स्मेल से प्रॉब्लम थी और मेरे सॉक्स धोने से मना करता था ना? अब सिर्फ मुझे ड्राइव ही नहीं करेगा, रोज मेरे लेदर शूज भी चमकाएगा। ये 20,000 युआन तेरे एक महीने की सैलरी है, क्या बोलता है? बैर तो इसके साथ बहुत जनरस हो रहा है। 20,000 देकर इतने यूजलेस ड्राइवर को हायर करेगा? होम टाउन के सारे लोग मुझे अजीब सी मिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखते हैं। कुछ लोग इस बात से जेलस हैं कि शायद मुझे 20,000 मिल जाएंगे, बाकी बस मेरी इंसल्ट देखने का वेट कर रहे हैं। उनकी नजर में 20,000 युआन इतनी बड़ी अमाउंट है कि उसके लिए एक गरीब आदमी अपनी सारी डिग्निटी बेच दे। मैं टेबल पर रखे 20,000 युआन को चुपचाप देखता हूँ। मेरे दिमाग में मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस फ्लैश होता है, 200 मिलियन एंड 42 युआन। 20,000 युआन मेरे अकाउंट के सिर्फ एक दिन के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं। मैं दिल से हंसता हूँ, खुलकर, बिना किसी एक्टिंग के। मार्कस की एक्सपेक्टेंट और ग्लोटिंग नजर के सामने मैं अपनी उंगलियां कैश के बंडल पर रखता हूँ और धीरे धीरे उसे वापस उसकी तरफ सरका देता हूँ। बेयर, ऑफर के लिए थैंक्स, बस मुझे उस टाइप की लग्जरी कार चलाने की आदत नहीं है। ये पैसे तुम ही रख लो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ अच्छे परफ्यूम खरीद लेना। इसका ये चीप परफ्यूम मुझे हेडेक दे रहा है। तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस, हर साल तुम्हारे लिए इसी साल जैसा हो। ये कहकर मैं मुड़ता हूँ और बिल्कुल शांत पेस से चल देता हूँ। प्राइवेट रूम का डोर खोलकर होटल के चमकते हुए गोल्डन हॉलवे में आ जाता हूँ। मेरे पीछे मार्कस की गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठती है। उसके तुरंत बाद एक वाइन ग्लास टूटने की आवाज आती है। मैं होटल से बाहर निकल आता हूँ। ठंडी हवा चलती है, हवा एकदम फ्रेश लग रही है। असली शो का पर्दा अभी उठा है। मजे से सेलिब्रेट कर मार्कस, क्योंकि तेरा वक्त अब खत्म होने वाला है। 3 महीने बाद इंटरकॉन्टिनेंटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मैं एक बड़े महागनी डेस्क के पीछे बैठा हूँ और केविन की रिपोर्ट सुन रहा हूँ। मिस्टर कोल, मार्कस के बारे में जो अपडेट आपने क्लोजली ट्रैक करने को कहा था वो आ गया है। ये आदमी टेक्स्ट बुक केस है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल की कैसे एक उपस्टार्ट खुद की बर्बादी करता है। 3 महीने पहले टैक्स के बाद उसके पास 4 मिलियन थे। 1.8 मिलियन उसने कार कैश में दे दी। लगभग 4 लाख रुपए वॉचेस और लग्जरी गुड्स पर उड़ा दिए और रोज रात नाइट क्लब्स में जाकर हर दिन टेंस ऑफ थाउजेंड्स खर्च करता रहा। इसके अलावा मिस्टर किंग को होम टाउन वालों के सामने शो ऑफ करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हर तरफ पैसे उधार बांट रहा था। उसके ये सो कॉल्ड ब्रदर्स कभी पैसे वापस करने वाले थे ही नहीं। बैंक के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट के डेटा के हिसाब से अब उसके अकाउंट में 1.5 मिलियन से भी कम बैलेंस बचा है। लग्जरी की आदत लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे छोड़ना बहुत मुश्किल। अब जब पैसे कम होते जा रहे हैं वो पैनिक कर रहा है ना? बिल्कुल। वो स्पोर्ट्स कार में एक यंग वुमन को साथ लेकर घूमता रहता है। उसके फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस कम से कम 1 लाख युआन है। इसी स्पीड से चला तो नेक्स्ट स्प्रिंग तक भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए अब वो बिजनेस शुरू करने के लिए डेस्परेट है। वो चाहता है पैसे से और पैसे बनाए ताकि अपनी बिग बॉस इमेज मेंटेन कर सके। ओ, क्या बिजनेस प्लान कर रहा है? एक रेस्टोरेंट। उसकी नजर शिन हुई कमर्शियल स्ट्रीट
स्ट्रीट के एक 3 स्टोरी स्टोर फ्रंट पर है। उसे लगता है कि अभी हाई एंड डाइनिंग में बहुत प्रॉफिट है। वहाँ वो एक बहुत ही लैविश टॉप टियर प्राइवेट सी फूड रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। कोइंसिडेंटली वही एग्जैक्ट स्टोर फ्रंट है जिसे आपने 3 महीने पहले हर हाल में वेकेंट रखने को कहा था। उसने लीज साइन कर ली? अभी नहीं। हमारी पूरी कमर्शियल स्ट्रीट की एक्विजिशन की लीगल प्रोसेस आज दोपहर ही कंप्लीट हुई है। याद रहे, प्रॉपर्टी मैनेजर ही सब कुछ डायरेक्टली हैंडल करे। विंडफॉल होल्डिंग्स के पीछे जो ओनर है उसकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होनी चाहिए। जी समझ गया। इसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक अपस्केल कैफे के अंदर मार्कस पसीना बहाते हुए कैलकुलेटर लेकर नंबर्स कैलकुलेट कर रहा है। उसके सामने मिस्टी अपने नए मैनिक्योर किए हुए नेल से खेल रही है। मार्कस, क्या तुम सच में ये कर पाओगे? सिर्फ इस जगह का रेंट ही साल का 800,000 युआन है। डिपॉजिट और 3 मंथ्स एडवांस मिलाकर सिर्फ लीज पर ही 1 मिलियन से ज्यादा लग जाएगा। तुम्हें क्या पता? बिल्कुल टिपिकल औरत वाली शैलो सोच। मार्कस चिढ़कर जवाब देता है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा पैनिक साफ दिख रहा है। उसके अकाउंट में वाकई 1.5 मिलियन से भी कम पैसे बचे हैं। रेंट भरने के बाद उसके पास अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगवाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन शो ऑफ तो वो पहले ही कर चुका है। कल रात ही होम टाउन ग्रुप में उसने बड़ा रेड पैकेट भेजकर सबके सामने अनाउंसमेंट की थी कि वो हाई एंड डाइनिंग इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है और शहर का सबसे लग्जरियस सी फूड रेस्टोरेंट खुलने वाला है। ग्रुप के सब लोग उसकी तारीफ करते हुए उसे चेयरमैन बेयर बुला रहे थे। अगर अब वो पीछे हट गया तो उसके फ्रेजाइल ईगो को मौत से भी ज्यादा चोट लगेगी। ये लोकेशन पूरे सिटी की बेस्ट लोकेशन है। रेस्टोरेंट खुलते ही रोज के टेंस ऑफ थाउजेंड्स कमाएंगे। 1 महीने में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, बस लग्जरी रेनोवेशन ही तो करनी है। कंस्ट्रक्शन क्रू बुलाओ, हर चीज गोल्ड और ग्लिटरिंग होनी चाहिए। हर पिलर को गोल्ड कलर में कवर करो। सबसे बड़े क्रिस्टल शैंडलियर्स लगाओ जो मिल सके। लोग जैसे ही अंदर आए पहली नजर में समझ जाना चाहिए कि मैं रिच हूँ। मार्कस की ऑलमोस्ट पागल जैसी बातें देखकर मिस्टी आंखें घुमाती है और कुछ नहीं कहती। अगली सुबह मार्कस बैंक कार्ड हाथ में लेकर शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में घुसता है। उसकी थोड़ी हमेशा की तरह ऊपर उठी हुई है। बिना किसी हेजिटेशन के लीज अग्रीमेंट पर साइन कर देता है। कार्ड मशीन से एक बीप की आवाज आती है। 1 मिलियन से ज्यादा युआन सीधे विंडफॉल होल्डिंग्स के कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। मार्कस अपना अकाउंट बैलेंस देखता है। अब उसमें सिर्फ 300,000 युआन बचे हैं। उसके दिल में एक पल के लिए बेचैनी होती है, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही जब वो उस बड़े स्टोर फ्रंट को देखता है, ग्लास डोर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और खुद को पोस्ट चलाते हुए इमेजिन करता है, तो उसे लगता है कि ये सब वर्थ था। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसके सर के ऊपर लगे सिक्योरिटी कैमरा के पीछे मैं अपने स्वीट में बैठा रेड वाइन सिप कर रहा हूँ और उसे रियल टाइम में अपनी ही कब्र खोदते हुए देख रहा हूँ। मार्कस एक ऐसा आदमी है जो अपीयरेंसेस के लिए पागल है और उसकी टेस्ट हैरान कर देने वाली हद तक वल्गर है। उसका रेस्टोरेंट द प्राइवेट सी फूड वेंचर एक बहुत ही लाउड और फ्लैशी रेनोवेशन से गुजरता है, जिसे वो इंपीरियल लग्जरी कहता है। उसके चक्कर में हर लोड बेरिंग पिलर को सस्ते और चमकीले गोल्ड टोन रिफ्लेक्टिव पैनल से कवर करवा देता है और ऑनलाइन से 1 दर्जन से भी ज्यादा बड़े बड़े सस्ते इमिटेशन क्रिस्टल शैंडलियर्स ऑर्डर कर देता है। पूरे ग्राउंड फ्लोर का लुक ऐसा हो जाता है जैसे 80s का कोई टैकी ज्वेलरी शोरूम हो। लेकिन इस बेकार और टेस्टलेस ओवर स्पेंडिंग की कीमत बहुत जल्दी सामने आ जाती है। बचे हुए 300,000 युआन एक्सपेंसिव मटेरियल्स, लेबर और छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में पता ही नहीं चलता कब गायब हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्रू को प्रोग्रेस पेमेंट नहीं मिलती तो वो काम रोक देते हैं और फ्रंट डोर लॉक करके चले जाते हैं। अब मार्कस सच में पैनिक करने लगता है। ओपनिंग में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और उसके पास शेफ हायर करने, फर्नीचर खरीदने या सी फूड स्टॉक करने तक के पैसे नहीं बचे। वो उन होम टाउन ब्रदर्स से पैसे उधार मांगने का सोचता है, लेकिन जब फोन करता है कोई बोलता घर बनवा रहा हूँ, कोई कहता वाइफ सारे पैसे कंट्रोल करती है। एक भी आदमी उसे 1 युआन तक उधार नहीं देता। तब जाकर उसे समझ में आता है जो लोग उसके आसपास घूमते थे उन्हें उससे नहीं उसके पैसे से ग्यार था। जब मार्कस बिल्कुल डेड एंड पर पहुंच जाता है और लोन शार्क से पैसे लेने का भी सोचने लगता है, तब मिस्टी उसे एक आइडिया देती है। मार्कस, तुम इतने डम हो क्या? तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, कार कैश में खरीदी थी ना, और हाउस भी है, उन्हें बैंक में मॉर्गेज कर दो। प्रॉपर बैंक का इंटरेस्ट बहुत कम होता है। जो एसेट्स तुम्हारे पास हैं उनके अगेंस्ट इजीली 3 to 5 मिलियन का लोन मिल जाएगा। रेस्टोरेंट खुलते ही बिजनेस बूम करेगा। 1-2 महीने में लोन भी रीपे हो जाएगा। इसे कहते हैं बैंक के पैसे से अपना प्रॉफिट बनाना। ये सुनते ही मार्कस की आंखें चमक उठती हैं। मैं ये पहले क्यों नहीं सोचा? ब्रिलियंट। उसने एक बहाना बनाया और अपने बूढ़े माँ बाप को रिटायरमेंट एंजॉय करवाने के नाम पर शहर बुला लिया। 1 हफ्ते बाद मार्कस एक लोकल कमर्शियल बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में बैठा है। वो बिना किसी हेजिटेशन के साइन करता जाता है और मोटे मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट पर अपना लाल थंबप्रिंट लगा देता है। उसकी पोर्च पैनामेरा और होम टाउन वाला उसके फैमिली का घर, दोनों मॉर्गेज रख दिए जाते हैं। असेसमेंट के बाद बैंक उसे पूरे 3 मिलियन युआन का लोन अप्रूव कर देता है। जैसे ही मैसेज आता है कि 3 मिलियन युआन उसके अकाउंट में आ गए हैं, मार्कस का कॉन्फिडेंस फिर से आसमान छू लेता है। वो सिर्फ बची हुई रेनोवेशन कॉस्ट ही क्लियर नहीं करता, बल्कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पर भी जमकर पैसे उड़ा देता है। 12 से भी ज्यादा कम कपड़े पहनी होस्टेसेस हायर करता है और दावा करता है कि वो सिटी का सबसे टॉप सी फूड फीस्ट बनाने वाला है। इतना ही नहीं, वो मुझे भी एक एरोगेंट मैसेज भेजता है। रायन, कल दोपहर ईस्ट साइड की शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट पर मेरे मैजेस्टिक सी फूड पैलेस का ग्रैंड ओपनिंग है। ये मत कहना कि मैंने तेरा कभी ख्याल नहीं रखा। आकर देख लेना। तेरे लिए एक बोल शार्क फिन सूप ट्रीट करूंगा ताकि तेरा मुंह धुल जाए। मैं रोल्स रॉयस की बैक सीट पर बैठा हुआ विंडफॉल होल्डिंग्स के हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ। फोन की स्क्रीन पर ये मैसेज पढ़ता हूँ। कार आराम से विंडफॉल बिल्डिंग के बाहर रुकती है। केविन और 1 डजन से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स रेड कारपेट के दोनों
तरफ पहले से ही रिस्पेक्टफुली खड़े हैं। मिस्टर कोल, शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रोसीजर्स ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी हैं। आज से उस स्ट्रीट की हर घास की पत्ती, हर ईंट, हर टाइल कानूनी तौर पर विंडफॉल होल्डिंग्स के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी है। मार्कस के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने वाला स्टोर फ्रंट, उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सब कुछ रेडी है मिस्टर कोल। वो यूनिट मार्कस के रेस्टोरेंट से 3 गुना बड़ा है। एक टॉप टियर 2 स्टोरी स्टोर फ्रंट। इंटीरियर डिजाइन एक टॉप इंटरनेशनल डिजाइन टीम ने रात भर काम करके कंप्लीट किया है। स्टाइल अंडरस्टेटेड लग्जरी का है, सिर्फ जेन्युइन टॉप क्वालिटी मटेरियल्स यूज हुए हैं। एक 3 मिशेलिन स्टार शेफ अपनी टीम के साथ ऑलरेडी मूव इन कर चुका है। वाइल्ड ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, रशियन किंग क्रैब, जापानीज A5 वाग्यू। आज रात ये सब हमारे प्राइवेट प्लेन से कोल्ड चेन एयर फ्रेट के थ्रू सीधा स्टोरेज में पहुंच जाएगा। कल दोपहर बिल्कुल उसी वक्त जब मार्कस अपना रेस्टोरेंट ओपन करेगा, हमारा विंडफॉल फीस्ट भी ओपन होगा। कोई चीप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं, हम सीधा सिटी के हाई एंड सर्कल्स में इन्विटेशन भेज रहे हैं। एंट्री सिर्फ आपके बिजनेस कार्ड या प्रूफ ऑफ एसेट्स के बेसिस पर होगी। ओपनिंग मंथ में सारा टॉप टियर सी फूड 80% डिस्काउंट पर मिलेगा। केविन गहरी सांस लेता है। मार्कस को लगता है कि उसका 3 मिलियन युआन का मॉर्गेज लोन ही उसे हाई एंड डाइनिंग इंडस्ट्री में एंट्री दिलाने के लिए काफी है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस स्टेज पर खड़े होकर वो इतना प्राउड फील कर रहा है, उसके पैरों के नीचे की जमीन तक मेरी है। कल मैं उसे उसकी आंखों के सामने दिखाऊंगा कि कैसे वैनिटी और उधार के पैसे पर बना हुआ उसका सपना पल भर में टूटकर बिखर जाता है और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने कैसे वो इंच इंच राख बन जाता है। 18 अगस्त, शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट के सेंट्रल प्लाजा में ढोल और नगाड़ों की बहरा कर देने वाली आवाजें गूंज रही हैं। मार्कस ने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा है मैजेस्टिक सी फूड पैलेस। इस दिन के लिए उसने उधार का एक एक पैसा झोंक दिया है। एंट्रेंस के बाहर 50 मीटर लंबा रेड कारपेट बिछा हुआ है। दोनों तरफ ब्राइट रेड चिंग सॉन्ग पहनी लंबी होस्टेसेस खड़ी हैं, ठंड में कांपते हुए भी जबरदस्ती स्माइल कर रही हैं। मार्कस, आज का सेटअप तो कमाल का लग रहा है। देखो, सिटी के सबसे बड़े और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन भी आ गए हैं। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या पता आजकल तुम्हारा बैर कितनी वैल्यू रखता है। अगर आज धमाका हो गया तो आज के बाद ये सिटी के एलीट लोगों की फेवरेट डाइनिंग प्लेस बन जाएगी। मार्कस बड़े ग्लास डोर के पीछे खड़ा है, जैसे उसे पहले ही अपनी पॉकेट में कैश के ढेर भरते हुए दिख रहे हों। जब वो अपने स्पेशली बनवाए गए 88,000 युआन के फायर क्रैकर्स जलवाने ही वाला था, तभी बिल्कुल सामने सिर्फ 12 मीटर चौड़े वॉकवे के उस पार वो बिल्डिंग जो पिछले 2 हफ्तों से एक बड़े ब्लैक कर्टन से ढकी हुई थी, अचानक जिंदा हो जाती है। न ढोल, न शोर, न फ्लैशी रेड कारपेट, सिर्फ कुछ धीमी शांत सेरेमोनियल कैनन ब्लास्ट्स, और वो बड़ा ब्लैक कर्टन रेशम की तरह स्मूथली नीचे गिर जाता है। मार्कस के चेहरे की मुस्कान वहीं जम जाती है। उसके दिल में एक गहरी और बुरी फीलिंग उठती है। ये जगह इसके सामने कब बन गई? तभी स्ट्रीट के कॉर्नर से एक लग्जरी मोटरकेड अंदर आती है। एक भी कार की कीमत 3 मिलियन युआन से कम नहीं। सब गाड़ियां चुपचाप विंडफॉल फीस्ट के एंट्रेंस के सामने रुकती हैं। शार्प सूट्स पहने हुए असली बिजनेस टाइकून्स, जिन्हें लोग सिर्फ लोकल बिजनेस न्यूज में देखते हैं, व्हाइट ग्लव वैलेट के साथ मुस्कुराते हुए अंदर चले जाते हैं। मार्कस आंखें फाड़ कर देखता रह जाता है। उनमें से कई लोग लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स के लीडर्स हैं, जिनसे मिलने के लिए मार्कस ने कनेक्शंस और पैसे दोनों बर्बाद कर दिए थे, फिर भी कभी अपॉइंटमेंट तक नहीं मिली। और उसके बाद जो होता है वो मार्कस की बची खुची हिम्मत को भी पूरी तरह से तोड़ देता है। सामने लगे जाइंट LED स्क्रीन पर धीरे से एक लाइन रोशन होती है, विंडफॉल फीस्ट, सॉफ्ट ओपनिंग टुडे। कोई प्राइवेट रूम फी नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, लाइव ऑस्ट्रेलियन सी फूड, रशियन किंग क्रैब, जापानीज कोबे बीफ, सब इंक्लूडेड। ओपनिंग सेलिब्रेट करने के लिए 80% ऑफ, कोई मिनिमम स्पेंड नहीं। 80% ऑफ के वर्ड्स मार्कस के दिमाग पर ऐसे लगते हैं जैसे 2 बड़े स्लेज हैमर्स एक साथ उसके सर के पीछे दे मारे गए हों। सी फूड डाइनिंग की कॉस्ट वैसे ही बहुत हाई होती है, और जब बात एयरलिफ्ट की हुई टॉप टियर लाइव सी फूड की हो तो कॉस्ट और भी ज्यादा होती है। कॉस्ट प्राइस पर भी कोई 80% डिस्काउंट देकर बिजनेस नहीं चला सकता। सामने वाला रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं कर रहा, वो पैसे जला रहा है। मिलियंस के मिलियंस युआन सबके सामने आग में डाल रहा है। मार्कस की अपनी डिस्काउंट प्रमोशन देखकर आए कस्टमर्स जैसे ही सामने का बोर्ड और 80% डिस्काउंट देखते हैं, एकदम से लहर की तरह विंडफॉल फीस्ट की तरफ भाग पड़ते हैं। सामने वाला रेस्टोरेंट पूरी तरह पैक्ड हो जाता है। बाहर लग्जरी कार्स की लाइन लग जाती है। टेल कोट पहने वेटर्स इधर उधर भागते रहते हैं, और इधर मैजेस्टिक सी फूड पैलेस में सिर्फ रेड चियोंगसैम पहनी 2 लाइंस होस्टेसेस ठंड में ऑकवर्डली खड़ी रहती हैं। पूरी दोपहर मार्कस के रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आता। उधर मैं विंडफॉल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में अपने ऑफिस में बैठा हूँ। ड्रोन से लाइव स्ट्रीम हो रही फुटेज बड़े स्क्रीन पर देख रहा हूँ। मैं डेस्क से वाइन ग्लास उठाता हूँ और आराम से एक सिप लेता हूँ। मार्कस, ये तो सिर्फ पहला दिन है। 2 हफ्ते बाद मैजेस्टिक सी फूड पैलेस के फिश टैंक्स में मरी हुई मछलियां पानी की सरफेस पर तैरने लगती हैं। कई रातों से बिना सोए मार्कस की आंखें लाल हो चुकी हैं। सामने वाला विंडफॉल फीस्ट हर दिन फुल रहता है। रिजर्वेशंस अगले महीने तक बुक्ड हैं। कस्टमर्स लाइन में वेट करना पसंद करते हैं, लेकिन मार्कस के रेस्टोरेंट के अंदर कदम नहीं रखते। अब हर सुबह मार्कस आंख खोलता है तो उसके सामने सिर्फ खर्चे ही खर्चे होते हैं। 10,000 युआन रोज का रेंट, स्टाफ की सैलरी, किचन का खर्चा, यूटिलिटीज। सिर्फ 2 हफ्तों में ही उसका
का लगभग सारा कैश फ्लो खत्म हो चुका है। और सबसे बुरी बात, बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट के कॉल्स रोज आने लगते हैं, जैसे मौत का हुक्म सुना रहे हों, याद दिलाते हुए कि अगले महीने उसकी बड़ी लोन इंस्टॉलमेंट ड्यू है। मिस्टी, तेरे पास कितने पैसे बचे हैं? फिलहाल मुझे दे दे, गैप कवर करना है। सीरियसली मार्कस, मेरे पास जितने पैसे बचे हैं उनसे तो एक हैंडबैग भी मुश्किल से आएगा। वैसे भी सपोर्ट करने का प्रॉमिस तुमने किया था, अब मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। अगर ये बकवास रेस्टोरेंट चल ही नहीं सकता तो इसे बंद कर दो। पोर्शे को भी साथ में मत डुबाओ। हार मानना मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मार्कस का ईगो उसे बैंकरप्ट नहीं होने देता। सीधी टक्कर में जीत नहीं पा रहा तो वो एक ही रास्ता चुनता है, चीटिंग। उस रात मार्कस 20,000 युआन महीने वाले हेड शेफ को ऑफिस में बुलाता है और उसी वक्त उसे निकाल देता है। तुमने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया, कल से मत आना। मिस्टर किंग, क्या आपको पता है सामने वाले रेस्टोरेंट में कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज हो रही हैं और मुझे किस चीज से कुकिंग करनी पड़ रही है? आप चाहते हैं मैं वाइल्ड कॉट ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर को फार्म की रिवर श्रिम्प से कम्पीट करूं? ये मेरी कुकिंग की गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं। हेड शेफ को निकालने के बाद मार्कस पूरी रात ड्राइव करता हुआ शहर के बाहर एक पुराने होलसेल ब्लैक मार्केट में पहुंचता है, जहां हर तरफ सड़ी हुई बदबू फैली हुई है। बॉस, सस्ता माल चाहिए ना? ये सब कितने का पड़ेगा? लाइव सी फूड 100 युआन एक पीस, डेड सी फूड 10 रुपीज पर पाउंड। किचन में बस स्ट्रॉन्ग मसाला और मिर्ची डाल देना, स्पाइसी क्रैब या बॉइल्ड फिश बोलकर सर्व कर देना। ज्यादातर लोग डिफरेंस समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मेरे लिए एक ट्रक भर दो। और वो हाई एंड काउंटरफिट लेकर है क्या? बिल्कुल है, 150 युआन पर बॉटल। पैकेजिंग असली वाली से बिल्कुल सेम। बारकोड स्कैन करो तो भी ओरिजिनल ही दिखेगा, बस कुछ ड्रिंक्स के बाद हेडिंग जरूर करेगी। उसी रात मार्कस एक ट्रक भरकर घटिया क्वालिटी की बदबूदार मछलियां, सस्ते इंग्रेडिएंट्स और काउंटरफिट लिकर सब रेस्टोरेंट के बैक डोर से अंदर स्मगल कर देता है। उसे लगता है कि उसने सबसे सस्ता और बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ लिया है। एक लो प्राइस प्रमोशन चलाएगा, बस कस्टमर्स अंदर आ जाएं। हर सेल से थोड़ा प्रॉफिट होगा, उतना काफी होगा फिलहाल बैंक का इंटरेस्ट भरने के लिए। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट का हर सिक्योरिटी कैमरा, उसके बैक डोर वाला कैमरा सीधा मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिस से कनेक्टेड है। मैं अपनी लेदर चेयर पर बैठा मॉनिटर देख रहा हूँ और मार्कस को चोर की तरह चुपके से बदबू मारती डेड फिश और श्रिम्प किचन के अंदर ले जाते हुए देख रहा हूँ। मुझे जरा सा भी गुस्सा महसूस नहीं होता, सिर्फ गहरी पिटी और एक कड़वी सी अम्यूजमेंट। 5 मिलियन युआन ने जिस आदमी का होश उड़ा दिया, जो अपने खुद के ही खोदे हुए ग्रीड के गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा है, उसने अब अपनी सबसे बेसिक इंसानियत भी खो दी है। मैं डेस्क पर रखा फोन उठाता हूँ, स्पीकर ऑन करता हूँ और सिटी मार्केट सुपरविजन हॉटलाइन पर कॉल लगाता हूँ। मैं एक कंसर्न सिटीजन हूँ, मैं अपने नाम से एक रिपोर्ट फाइल करना चाहता हूँ। शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट ईस्ट साइड का स्टोर फ्रंट 16 मैजेस्टिक सी फूड पैलेस। इन पर शक है कि ये सड़ी हुई रॉटन सी फूड खरीद कर बेच रहे हैं और लार्ज क्वांटिटी में काउंटरफीट प्रीमियम लिकर भी सेल कर रहे हैं। मेरे पास सॉलिड एविडेंस है, डिलीवरी की सारी फुटेज और ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मैं ऑलरेडी आपके ऑफिस की पब्लिक कंप्लेंट ईमेल पर भेज चुका हूँ। मैं फोन रख देता हूँ और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। बाहर का आसमान भारी और धुंधला है, जैसे किसी भी पल तेज तूफान आने वाला हो। अगले दिन दोपहर मार्कस जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बाहर एक बैनर लटकाता है, स्पेशल प्राइसेस, रियल रिवॉर्ड्स फॉर आवर गेस्ट्स। शायद इसलिए क्योंकि सामने वाली विंडफॉल फीस्ट की लाइन इतनी लंबी है कि बहुत लोग वेट नहीं करना चाहते, इसलिए कुछ बार्गेन ढूंढने वाले कस्टमर्स उसके बैनर को देखकर अंदर आ जाते हैं। ऊपर के एक बूथ में लाउड शर्ट्स पहने 4 रफ लुकिंग आदमी स्पाइसी किंग क्रैब खा रहे होते हैं। अरे ये लिकर का टेस्ट अजीब क्यों है? गला जल रहा है और ये क्रैब मीट इतना मुशी क्यों है? लग रहा है खराब हो चुका है। मार्कस जबरदस्ती मुस्कुराता है, जेंटलमैन ये बिल्कुल जेन्युइन लिकर है, अभी फ्रेश स्टॉक आया है और सी फूड भी आज सुबह ही पकड़ा गया था। शायद किचन ने आज थोड़ी ज्यादा चिली डाल दी। ऐसा करते हैं, मैं आप सबको 20% डिस्काउंट दे देता हूँ। 20% डिस्काउंट? मेरी फूड, तू हमें फेक लेकर और सड़ी हुई सी फूड खिला रहा है। जब डाइनिंग हॉल में हंगामा शुरू होने ही वाला था और मार्कस डर के मारे लगभग घुटनों पर आ गया था, तभी कई यूनिफॉर्म पहने इंस्पेक्टर्स सख्त चेहरों के साथ अंदर आ जाते हैं। हमें एक फॉर्मल सिटीजन कंप्लेंट मिली है, इस एस्टैब्लिशमेंट पर सीरियस फूड सेफ्टी वायलेशंस का शक है। टीम 1 साइट सिक्योर करो, टीम 2 किचन की सारी इंग्रेडिएंट्स इंस्पेक्ट करो, टीम 3 स्टोरेज रिकॉर्ड्स को डिलीवरी इनवॉइसेस के साथ वेरीफाई करो। ये सुनते ही मार्कस के पैर जवाब दे जाते हैं और वो सीधा मार्बल फ्लोर पर गिर पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, सब खत्म हो गया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर इंस्पेक्टर स्टोर रूम से काउंटरफीट लिकर के 20 कार्टन्स बाहर निकाल देते हैं। किचन में रखी बदबू मार रही डेड सी फूड सबके सामने सीज कर ली जाती है। कस्टमर्स अपना पेट पकड़कर वहीं उल्टी करने लगते हैं। ये बहुत सीरियस वायलेशन है, इसका पब्लिक इंपैक्ट भी बहुत सीवियर है। लॉ के हिसाब से इस एस्टैब्लिशमेंट को इसी वक्त सील करके बंद किया जाता है। 5 लाख युआन का फाइन लगाया जाता है। काउंटरफीट गुड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। बिजनेस ओनर को तुरंत क्वेश्चनिंग के लिए हमारे साथ चलना होगा। मैजेस्टिक सी फूड पैलेस के बड़े ग्लास डोर्स पर 2 क्रॉस सील्स चिपका दिए जाते हैं। लेकिन ये तो मार्कस के नाइटमेयर की सिर्फ शुरुआत है। जब इंस्पेक्टर्स उसे इन्फोर्समेंट व्हीकल में बिठाने वाले होते हैं, तभी एक ब्लैक मर्सिडीज वैन रोड के किनारे रुकती है। शार्प टेलर्ड सूट पहने केविन बाहर निकलता है। मिस्टर किंग, सही पहचाना? मैं विंडफॉल होल्डिंग्स का लीगल डायरेक्टर हूँ। मैं आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से लीज टर्मिनेशन नोटिस डिलीवर करने आया हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो?
मैंने 1 साल का रेंट और डिपॉजिट पहले ही दे दिया है। तुम लीज कैसे टर्मिनेट कर सकते हो? आपको 3 दिन के अंदर प्रेमिसेस खाली करना होगा, वरना हम लीगल एक्शन लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से अगर टेनेंट लीज पीरियड के दौरान इलीगल ऑपरेशंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज फेस करता है, जिससे पूरी कमर्शियल स्ट्रीट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, तो लैंडलॉर्ड बिना किसी कंडीशन के लीज को यूनिलैटरली टर्मिनेट कर सकता है। आपके पास सिर्फ 3 दिन है, अपना सामान खुद हटा लीजिए, वरना हम फोर्सफुली रिमूव कर देंगे। साइड में चुपचाप सब देख रही मिस्टी को समझ आ जाता है कि गेम खत्म हो चुका है। वो आगे बढ़ती है, अपने बैग से पोर्शे की कीज निकालती है और जमीन पर फेंक देती है। मार्कस, अब जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं बचे तो हमारे बीच भी कुछ नहीं बचा। ये लो, अपनी बेकार पोर्शे वापस रख लो। मैं ये गेम और नहीं खेल रही। सिर्फ एक दोपहर में उसका रेस्टोरेंट चला गया, उसके पैसे चले गए, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। इलीगल ऑपरेशंस की वजह से उसे तुरंत डिफॉल्टर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे ही बैंक को ये खबर मिलती है, वो कोर्ट में एसेट सीजर की एप्लीकेशन दे देता है और उसकी लगभग नई पोर्शे, जो अभी रोड की गर्माहट भी नहीं छोड़ी थी, तुरंत टो करके ले जाई जाती है। इतना ही नहीं, उसके होम टाउन में उसके माँ बाप जिस घर में रहते हैं उस पर भी कोर्ट सील लगा देता है। लॉटरी के 4 मिलियन युआन, लोन के 3 मिलियन युआन, उसने एक युआन उड़ा दिया और फिर भी बैंक का लगभग 2 मिलियन युआन अभी भी उस पर बाकी था। जब मार्कस को एनफोर्समेंट व्हीकल में बिठाया जा रहा होता है, वो सामने विंडफॉल फीस्ट की तरफ देखता है। वहाँ अब भी हर तरफ रोशनी चमक रही है, लग्जरी कार्स अब भी लगातार आ रही हैं और जा रही हैं। फिर वो अपने रेस्टोरेंट मैजेस्टिक सी फूड पैलेस की तरफ देखता है, जिसके ग्लास डोर्स पर सफेद सीलिंग टेप लगी हुई है। आज तक उसे समझ ही नहीं आया कि उसने आखिर किस इंसान को चैलेंज कर दिया था और क्यों वो इतनी बुरी तरह कुचल दिया गया, जैसे बिल्कुल अलग ही लेवल का कोई उसे आसानी से मिटा गया हो। शहर के अर्बन विलेज के एक अंधेरे गीले बेसमेंट में हवा में फंगस की तेज बदबू फैली हुई है। सस्ते इंस्टेंट नूडल्स की खट्टी स्मेल उसमें मिली हुई है। मुझे पता है तू अंदर ही है। तेरा 3 मिलियन युआन का लोन बहुत ओवरड्यू हो चुका है। हाउस और कार ऑक्शन हो चुके हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन और पेनल्टी फीस के बाद भी तुझ पर अभी 1.8 मिलियन युआन बाकी है। अभी पेमेंट कर। मार्कस पीली पड़ चुकी कंबल के नीचे सिर छुपाए पत्ते की तरह कांप रहा होता है। जब से मैजेस्टिक सी फूड पैलेस बंद हुआ है, उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी है। डिफॉल्टर ब्लैकलिस्ट में नाम आने के बाद वो हाई स्पीड ट्रेन तक में सफर नहीं कर सकता। कोई भी लेजिटिमेट फैक्ट्री उसे जॉब नहीं देती। डेट कलेक्शन एजेंसीज भी उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इसलिए वो कचरा बेचकर पैसे कमाने के लिए बाहर निकलते वक्त भी हर वक्त डरता रहता है कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले। बाहर दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाहट आधा घंटे तक चलती रहती है। आखिर में जब गालियां देते हुए लोग दूर चले जाते हैं, मार्कस लंबी सांस लेकर कीचड़ के ढेले की तरह बेड पर गिर जाता है। उसे बहुत भूख लगी है। 3 दिन पहले उसका आखिरी इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट खत्म हो गया था। तब से वो सिर्फ टैप वाटर पे जिंदा है। कांपते हुए हाथ से वो अपना फोन उठाता है, जिसकी स्क्रीन मकड़ी के जाले की तरह टूट चुकी है। बस इतनी उम्मीद में कि शायद ऑनलाइन कोई ऑफ द बुक्स डे लेबर मिल जाए ताकि कुछ खा सके। लेकिन ब्राउजर खुलते ही एक लोकल बिजनेस न्यूज उसकी आंखों में चुभ जाती है। विंडफॉल होल्डिंग स्ट्राइक्स अगेन। मिस्टीरियस यंग चेयरमैन इन्वेस्ट्स 300 मिलियन टू एक्वायर द सिटीज न्यू साउथ साइड लैंडमार्क। आर्टिकल की फोटो में बादलों को छूती हुई स्काई स्क्रीपर दिख रही है। विंडफॉल होल्डिंग्स का हेडक्वार्टर। विंडफॉल शब्द देखते ही मार्कस की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। वो पहले ही पता कर चुका था कि जिस लैंडलॉर्ड ने पूरी शिन हुई कमर्शियल स्ट्रीट खरीदी थी, जिसने उसके सामने रेस्टोरेंट खोला था और उसे बर्बाद कर दिया था, वही विंडफॉल होल्डिंग्स का चेयरमैन था। लोग कहते हैं ये मिस्टीरियस चेयरमैन बहुत यंग है, हर जगह उसके कनेक्शंस हैं और उसकी दौलत की कोई लिमिट नहीं। आर्टिकल में चमकती हुई उस बिल्डिंग को देखकर मार्कस के पेट में दर्द उठता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो ऐसे ही छुपा रहा तो या तो भूख से मरेगा या बीमारी से। जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की शायद वही उसे बचा भी सकता है। अगर इतना पावरफुल आदमी एक उंगली से उसे बर्बाद कर सकता है तो शायद अगर वो थोड़ी मर्सी दिखा दे तो वो बच भी सकता है। ये सोचकर मार्कस इस उम्मीद को ऐसे पकड़ लेता है जैसे डूबता हुआ आदमी आखिरी सहारे को पकड़ता है। बाहर तेज बारिश हो रही है। मार्कस 20 किलोमीटर पैदल चलता है और आखिर में विंडफॉल बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है। टावर के एंट्रेंस पर कई मजबूत सिक्योरिटी गार्ड्स क्रिस्प यूनिफॉर्म्स में खड़े होते हैं। रुक जाइए, क्या काम है? मुझे आपके चेयरमैन से मिलना है। हमारे चेयरमैन से अपॉइंटमेंट है? निकल यहाँ से गंदे भिखारी, ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमारे कारपेट को गंदा मत कर। ये सुनते ही मार्कस पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर की बची कुची डिग्निटी भी खत्म हो जाती है। वो जोर जोर से रोता हुआ भीख मांगने लगता है। प्लीज चेयरमैन से कह दो मुझे जीने का एक मौका दे दें। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपके सामने रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहिए था। मुझे फेक लिकर नहीं बेचनी चाहिए थी। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। मुझे एक चांस दे दीजिए। उसकी दर्द भरी चीखें आसपास के लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। हेड ऑफ सिक्योरिटी भौनी चढ़ाता है। रेडियो उठाने ही वाला होता है ताकि इस पागल आदमी को बाहर निकलवा दे। तभी उसके ईयरपीस में एक शांत और साफ आवाज सुनाई देती है। चेयरमैन ने कहा है उसे ऊपर भेज दो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन का भी शुक्रिया आपकी इस मेहरबानी के लिए। मार्कस को एक फुली ग्लास प्राइवेट एक्सप्रेस एलिवेटर में ले जाया जाता है। डोर खुलते हैं। केविन अपने वायर फ्रेम ग्लासेस ठीक करता है और ऑफिस का दरवाजा खोल देता है। मार्कस मुश्किल से थूक निगलता है और धीरे धीरे अंदर चलता है। ऑफिस बहुत बड़ा है, आराम से 200 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा। बड़े फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के बाहर पूरा शहर नीचे फैला हुआ दिख रहा है।
चेयरमैन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा था, बेवकूफ था। मैं आपकी टेरिटरी में आकर उल्टा सीधा कर बैठा। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बैंक रोज उस 2 मिलियन के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है। प्लीज मुझे जीने का एक मौका दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे पता है पूरी कमर्शियल स्ट्रीट आपकी है। आप सिर्फ एक बार कह दीजिए, बैंक मुझे कुछ साल की ग्रेस पीरियड दे देगा। प्लीज मुझे जीने का एक रास्ता दे दीजिए। मार्कस की आवाज आंसुओं में डूब चुकी होती है और वो खुद को पूरी तरह से सबसे नीचे गिराकर सबसे ज्यादा गिड़गिड़ाने वाली हालत में खड़ा होता है। उसे लगता है कि अगर वो काफी बेचारा दिखे तो शायद इतना पावरफुल टाइकून उस पर थोड़ी सी दया कर दे, लेकिन बड़े डेस्क के पीछे बैठा आदमी एक शब्द भी नहीं बोलता। पूरे 30 सेकंड बीत जाते हैं। फिर एक शांत और ठंडी आवाज, जिसे सुनते ही मार्कस की रूह तक कांप पड़ती है, खामोश ऑफिस में गूंजती है। बैर, ये हैंडमेड कारपेट बहुत महंगा है। लगता है तेरे कपड़ों की कीचड़ ने इसे गंदा कर दिया। जैसे ही वो आवाज मार्कस के कानों में पड़ती है, उसे लगता है जैसे बिजली सीधा उसके दिमाग पर गिर गई हो। उसकी रगों में बह रहा खून जैसे जम जाता है। वो झटके से सिर ऊपर उठाता है। लेदर एग्जीक्यूटिव चेयर धीरे धीरे घूमती है। बहुत दिन हो गए मिस्टर किंग। पॉर्शे कैसी चल रही है? रायन, ये तुम कैसे हो सकते हो? इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तू तो एक गरीब बेवकूफ था जो 4 युआन के लिए बार्गेन कर रहा था। तू मुश्किल से 5000 महीना कमाता था। तू विंडफॉल होल्डिंग्स का चेयरमैन कैसे हो सकता है? समझ गया, कोई अमीर औरत तुझे पाल रही है ना? तू सिर्फ एक फिगर हेड है, एक पपेट, बस किसी का रखा हुआ आदमी। तुझे क्या हक है मुझे जज करने का? जलन और टूट चुके ईगो की वजह से मार्कस की सारी अक्ल खत्म हो जाती है। वो ये तक भूल जाता है कि वो यहाँ भीख मांगने आया था। वो उठकर मेरी तरफ झपटता है। मैं एक बार भी भौं नहीं चढ़ाता। उसके पीछे खड़े दोनों गार्ड्स तुरंत उसे पकड़कर रोक लेते हैं। मैं बिल्कुल आराम से ड्रॉर खोलता हूँ और बहुत पहले से तैयार रखी एक फोटोकॉपी निकालता हूँ। ये प्रोविंशियल लॉटरी सेंटर के टॉप टियर VIP पे आउट ऑफिस की ऑफिशियल विनिंग रिसीट है, जिस पर चमकता हुआ लाल ऑफिशियल सील लगा है। मैं कागज का कोना पकड़कर उसे धीरे से डेस्क पर रख देता हूँ। आंखें खोलकर नाम और नंबर्स ध्यान से पढ़। एक बात बताना भूल गया था। ड्रॉ वाली रात जब तू आगे खड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था, तब मैंने चुपचाप तेरे कैलकुलेट किए हुए सेम नंबर्स के 50 और टिकट्स खरीद लिए थे। सिर्फ उस छोटे से 50 मिलियन के लिए तू पागल कुत्ते की तरह मुझ पर टूट पड़ा था। और जब तू मुझे वो 4 युआन देकर इंसल्ट कर रहा था, तब मेरे पॉकेट में 250 मिलियन पड़े थे। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रहा है। उस पल मार्कस को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे समझ आ जाता है लॉटरी कियोस्क पर मैं इतना शांत क्यों था। उसे समझ आ जाता है विंडफॉल होल्डिंग्स ने इतनी एक्यूरेसी के साथ वही कमर्शियल स्ट्रीट क्यों खरीदी। उसे समझ आ जाता है सामने वाले टॉप टियर रेस्टोरेंट ने 80% डिस्काउंट देकर सिर्फ उसे बर्बाद करने के लिए इतना पैसा क्यों जला दिया। असल में जिस पल उसने 5 मिलियन अकेला खाने की कोशिश की और मेरे पैरों के पास 4 1 युआन के कॉइन्स फेंक दिए, उसी पल उसने अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली थी। ऐसी कब्र जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। अगर वो इतना ग्रीडी ना होता, अगर उसने दोस्ती ना तोड़ी होती, चाहे वो सिर्फ 2.5 मिलियन ही खुद रखता, हमारी 3 साल की दोस्ती देखते हुए मेरे पास 200 मिलियन थे। मैं आसानी से उसकी हेल्प कर सकता था, उसे रिसोर्सेज दे सकता था, वो वाकई एक नई जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने अपने हाथों से फॉर्चून के गॉड को ही अपना रीपर बना दिया, जो उसे सीधा नर्क तक ले गया। बेइंतहा पछतावे और इतनी बुरी तरह गिरने का दर्द एक ही पल में मार्कस का दिमाग तोड़ देता है। वो पूरी तरह बिखर जाता है। रायन, मिस्टर कोल, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई, मेरी ही गलती थी। सब मेरी वजह से हुआ, 3 साल साथ रहने की वजह से ही सही। बस एक बार मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पास 200 मिलियन है। 2 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं। प्लीज मेरा लोन चुका दो। अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं ये सब शुरू ही नहीं करता। जो तेरी किस्मत बनी है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ बिजनेस के बेसिक रूल्स फॉलो किए। रेस्टोरेंट तुमने खोला, लोन तुमने लिया, फेक लिकर तुमने बेची। शुरू से लेकर आज तक मैंने एक भी लॉ नहीं तोड़ा। इसलिए आज तुम जिस हालत में हो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। नहीं, तुम मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम बचपन के दोस्त हैं। तुम इतने अमीर हो गए हो, एक भाई की हेल्प क्यों नहीं कर सकते? इसे नीचे ले जाओ। अगर मुझे सही याद है, डेट कलेक्टर्स नीचे इसका वेट कर रहे हैं। कर्जा चुकाना ही पड़ता है, यही दुनिया का नेचुरल ऑर्डर है। हम यहाँ लेजिटिमेट बिजनेस चलाते हैं। मुझे छोड़ो, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। रायन, तू एक मॉन्स्टर है, तुझे इसका बदला जरूर मिलेगा। मैं अपनी सीट से उठता हूँ और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास चला जाता हूँ। बाहर जो तूफान लगातार 3 दिन से चल रहा था, पता ही नहीं चला कब रुक गया। नीचे प्लाजा में मुझे बस एक छोटी सी फिगर दिखाई देती है, चींटी जितनी छोटी। कई मजबूत आदमी उसे जबरदस्ती एक पुरानी वैन के अंदर धकेल देते हैं। वैन ट्रैफिक में घुल मिलकर गायब हो जाती है। न कोई गन फाइट, न खूनी बदला, सिर्फ बिजनेस वॉर की ठंडी कैलकुलेशन और कॉन्ट्रैक्ट के हर क्लॉज के अंदर रहकर की गई पूरी डोमिनेशन। मैं मुड़ता हूँ। केविन पहले से ही रिस्पेक्टफुली दरवाजे पर खड़ा होता है। मिस्टर कोल, नॉर्थ हाईटेक डिस्ट्रिक्ट के 5 बिलियन युआन एक्विजिशन के चेयरमैन कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। अंडरस्टूड। मैं अपने सूट के कफ सीधे करता हूँ। इस दुनिया में मार्कस की अगली फार्स आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी।